साथियों, मैं उपेंद्र भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा अशोकनगर से आपका अपने इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम जानेंगे अध्याय 3 और अध्याय 3 की समस्त धाराओं के बारे में। और मैं अपने इस वीडियो में बताऊंगा कि जो अभी पिछले कुछ दिनों में जो क्लोबैक का क्लॉज आया हुआ था, इसके बारे में जो विक्रय वाहिनी के लोग थे उनमें एक भ्रांति फैली हुई थी कि आखिर क्लोबैक लागू हुआ तो क्या होगा, कैसे पॉलिसी चलेंगी, यदि कोई कूलिंग ऑफ कर लेता है तो क्या उससे सेल्स डिपार्टमेंट से जुड़े जो लोगों पर क्या इसका प्रभाव होने वाला है। इन सभी के जवाब मैं इस वीडियो में देने का प्रयास करूंगा। यदि आपको ये जानकारी पसंद आती है तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें अगले इस अपने नॉलेज की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 3। अध्याय 3 और इसमें बताया गया है निगम के कृत्य। अध्याय 3 की धारा 6 है निगम के कृत्य। यानी जब आप भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 के भाग 3 की धारा 6 का यदि अवलोकन करेंगे तो इन सब में LIC के कार्य जो LIC कार्य करेगी उन सब का जिक्र धारा 6 में करा गया है। अब निगम के कार्य क्या क्या रहते हैं या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी के कार्य रहते हैं उनका मैं बात करूं, जैसे कि प्रस्ताव को स्वीकार करना, जो आप पेपर भरकर देते हैं प्रस्ताव को स्वीकार करना, दूसरा महत्वपूर्ण कार्य होता है प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले के जो चरण रहते हैं, प्रस्ताव का अंडर राइटिंग होती है, अंडर राइटिंग करना। इन सब के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बना होता है और अलग अलग व्यक्ति इस कार्य को संपादित करते हैं, अंडर राइटिंग होना। दूसरा इसमें महत्वपूर्ण बिंदु आता है नॉमिनेशन। नॉमिनेशन करना, यदि आपको बीच में पैसे की आवश्यकता हो जाती है तो एक प्रकार का ऋण की व्यवस्था होती है, तो यहाँ पर आप लोन भी मान सकते हैं। आप यदि आपने कोई भी पॉलिसी ले रखी है जिसकी आप आगे के प्रीमियम भरने में सक्षम नहीं है तो आप उस पॉलिसी को क्लोज भी कर सकते हैं, यानी कि पॉलिसी को समर्पित करना या सरेंडर करना। ये सारे कार्य कहाँ पर होंगे, निगम के कृत्य हैं। और निगम की जितने मैंने कार्य लिखे हैं ये सारे निगम की एक पर्टिकुलर शाखा से आप संपादित कर सकते हैं। नॉमिनेशन असाइनमेंट एक महत्वपूर्ण कार्य है। इन सब के बारे में भी हम जानेंगे आगे क्या क्या इनके एक शब्द का क्या क्या मतलब होता है, क्या क्या इनके मायने निकलते हैं। असाइनमेंट भी हम जानेंगे। तो चलिए ये तो थे निगम के कृत्य और धारा 3 में महज इन्हीं का वर्णन है। अब हम बात करेंगे भाग 4 और धारा 7 के बारे में। तो हेडिंग डाल लीजिए अध्याय 04। अध्याय 04 या पार्ट 04। शुरू करते हैं अध्याय 4 की पहली महत्वपूर्ण धारा आती है 7। और धारा 7 इतनी महत्वपूर्ण है कि इसको सुनते ही बड़ा अच्छा लगेगा। धारा 7 में बताया गया है कि जो नियंत्रित कारोबार या नियंत्रित कारोबार से मतलब होता है प्राइवेट 245 कंपनियां, जो नियंत्रित कारोबार की संपत्ति थी, उनके दस्तावेज थे, उनके कार्यालय थे, उनके ऑफिस थे, जो भी जितना कुछ था उनके पास, वो सारा किसको अंतरित हो जाएगा, निगम को अंतरित हो जाएगा। यानी कि सारा कुछ LIC में समाहित हो जाएगा। यानी कि एक इसका आशय ये भी निकलता है कि जो प्राइवेट कंपनियों का विलय हुआ उस विलय का महत्वपूर्ण कारण धारा 7 थी। जैसे कि राज्य पुनर्गठन आयोग में या राज्यों के पुनर्गठन करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान रहता है, वैसे ही बीमा कंपनियों के विलय में भी धारा 7 का महत्वपूर्ण अपना योगदान है। धारा अगली हम धारा के बारे में और धारा 8 में जो वर्णन करा गया है वो भविष्य निधि जिसको हम प्रोविडेंट फंड कहते हैं, और अर्धवार्षिकी, वार्षिकी, पेंशन प्लान, एन्युटी इत्यादि का जिक्र करा गया है। कि वो जो कंपनियां ये जो प्लान्स इस रूप में जारी करती थी
उनका विलय भी भारतीय जीवन बीमा निगम में हो जाएगा। यानी कि जितने भी प्लान थे, अब जो कि कंपनियां का विलय हो गया तो फिर सीधी सी बात है कि इनके जो प्लान थे वो भी LIC में ही सम्मानित हो गए। किसके तहत? धारा 8 के तहत। चूंकि इस धारा से ये तो जाहिर सी बात थी, क्लियर हो गया था कि लोगों ने जो पैसा लगाया हुआ था वो तो कम से कम सुरक्षित हो गया था। क्योंकि धारा 7 जब जारी करी गई थी कि नियंत्रित कारोबार पर, जो नियंत्रित कारोबार था उसका विलय किसमें हो जाएगा? निगम में हो जाएगा, जो कि धारा 7 में बताया गया है। और वो कितनी महत्वपूर्ण धारा है धारा 7, यदि इसका हम विस्तृत वर्णन देखें तो उस समय जो 245 कंपनियां चलन में थी, इनको सरकार एक अधिनियम पारित करती है और एक, जैसे रात को 12 बजे मोदी जी ने 8 दिसंबर 2016 को नोटबंदी करी थी। ये फैसला महज उतना ही खतरनाक था कि रात 12 बजे पता चलता है कि जो 245 कंपनियां चलन में हैं ये सारी समाप्त करते हैं और इनकी जगह पे हम एक LIC स्थापित करेंगे। नया नाम, नया चेहरा, नया दौर, नई संस्था इत्यादि, जो सब कुछ एक झटके में ही बदल गया। लोगों की सोच धरी की धरी रह गई। आखिर क्या हो गया? क्या है LIC? कैसे काम करेगी? क्या होगा हमारे पैसे का? वहीं जो कर्मचारी थे उनके मन में बड़ा संकट था, क्या होगा हमारे रोजगार का? जो लोग इसमें अस्थायी रूप से कार्यरत थे, सबके सामने अपने रोजगार का संकट उपस्थित कर दी थी, वो थी धारा 7। लेकिन आगे की धाराओं उनका समाधान हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं धारा 9 के बारे में। बात करते हैं धारा 9। और धारा 9 में बताया गया है कि ये जो विलय हुआ, इनके जो प्लान्स थे, इन सबके साधारण प्रभाव क्या होंगे। यानी कि नियंत्रित कारोबार के विलय, यानी जो विलय हुआ उसके साधारण प्रभाव क्या होंगे। तो प्रभाव तो आप सभी जानते ही होंगे। लोग तो डरे हुए थे कि आखिर हमारी पूंजी का क्या होगा, हमारी नौकरी का क्या होगा, हमारे रोजगार का क्या होगा। इन सब का जिक्र इसमें बताया गया है। यदि विलय होगा तो ये चीजें बदल जाएंगी, ये नया नया आपको देखने को मिलेगा, यानी कि नए प्लान्स मिलेंगे, नई कर्मचारी मिलेंगे इत्यादि का इसमें जिक्र करा गया था धारा 9 में। अब बात करते हैं धारा 10 की। महत्वपूर्ण धारा है ये। जो इस समय 245 कंपनियां थी, ये एक ही प्रकार का कार्य नहीं करती थी। एक कंपनी जीवन बीमा का कारोबार भी कर रही है, वही कंपनी साधारण बीमा का कारोबार भी करती थी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं था। यानी कि LIC सिर्फ जीवन बीमा का कारोबार करती है। अब चूंकि इस समय जो विविध बीमा करती थी, इससे एक बड़ा सवाल था कि जो जीवन बीमा के साथ साथ साधारण बीमा का कारोबार भी करती हैं कंपनियां, साधारण बीमा का कारोबार, उनका विलय भी हो गया। तो साधारण बीमा की पॉलिसी होंगी, आखिर उनका क्या होगा। तो विविध बीमा विषयक जो उपबंध दिए गए वो धारा 10 में दिए गए। विविध बीमा विषयक उपबंध, यानी कि इसमें बताया गया कि जो कंपनी जीवन बीमा के साथ साथ साधारण बीमा का कारोबार भी करती है तो उसकी केवल जीवन बीमा पॉलिसियों को ही अधिग्रहण करा जाएगा, ना कि साधारण बीमा की पॉलिसियों को। तो लिहाजा यहां तक क्लियर हो गया था लोगों में कि हमारी जो साधारण बीमा की जो पॉलिसियां हैं उनका प्रभाव तो खत्म सा ही है। लेकिन आगे मैं बताऊंगा जब साधारण बीमा को हम लोग पढ़ेंगे क्या थी GIC की सब्सिडरी, वो एक अलग चैप्टर हो जाता है। चूंकि हमारा विषय अभी जीवन बीमा है तो हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, साधारण बीमा का चैप्टर अलग से है। अब मैं बात करूंगा बहुत ही महत्वपूर्ण धारा 11 के बारे में। धारा 11 में बताया गया है कि जो नियंत्रित कारोबार के कर्मचारी थे वो निगम के कर्मचारी होंगे। इसका आशय यह है कि 245 कंपनियां जो कार्यरत थी, जाहिर सी बात है इन कंपनियों में लोग कार्य करते होंगे। ये कंपनियां अकेली क्या करेंगी? जाहिर सी बात है इनमें लोग कार्य करते थे। क्योंकि जब कंपनी ही नहीं रहेगी तो लोगों के रोजगार का क्या होगा। तो
निगम ने यह भी व्यवस्था करी कि हम लोग तुमको बेरोजगार नहीं होने देंगे, यानी कि जो नियंत्रित कारोबार के कर्मचारी थे वो निगम के कर्मचारी होंगे और लोगों में खुशी की लहर आ जाती है कि चलो हमारा रोजगार तो नहीं गया। इनका रोजगार तो बचा ही, लेकिन कितना परिवर्तन आ गया। यदि मैं उसकी बात करूं कि जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते थे उनको सरकारी बनाया गया, बड़ा महत्वपूर्ण कदम था। सरकारी सिक्का या सरकारी कंपनी में उनकी नौकरी हो गई। एक और यदि मैं परिवर्तन की बात करूं कि जो धारा 7 के में कंपनियां बन थी, 7 से पहले जो कंपनियां थी उनमें लोगों की पूंजी लगी हुई थी और वो कंपनियां अपने आप में प्राइवेट कंपनियां थी। वो प्राइवेट कंपनियां में जहां तक मेरा अनुमान है ज्यादा पैसा सिक्योर नहीं होता और उनके जो लगे हुए पैसे को भी सिक्योरिटी मिली। इसी धारा के तहत लोगों का रोजगार मिला, साथ ही साथ उनकी जमा पूंजी भी सुरक्षित हुई, यानी कि उनका पैसा 245 जो कि प्राइवेट कंपनियां होती हैं उनसे निकलता है और सीधा LIC के अधीन हो जाता है, यानी कि उनकी पॉलिसियां सीधे LIC की पॉलिसी बन जाती है। कितना बड़ा परिवर्तन था, जानकर अच्छा लगा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अगली धारा, धारा 12 के बारे में। महत्वपूर्ण धारा है धारा 12। चूंकि बीमा का जो कारोबार होता है इसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बने होते हैं। इनके जो अभिकर्ता, एडवाइजर या एजेंट्स, विभिन्न नामों से इनको जाना जाता है। ये लोग पोटेंशियल लोग यानी कि जो इच्छुक लोग होते हैं मार्केट में जाते हैं, उनको बीमा के तरह तरह के प्लान बताते हैं और उनकी जरूरत के मुताबिक फेस टू फेस बैठकर उनकी जरूरत को समझकर उनकी जरूरत को पूरा करने के लिए बीमा का कारोबार करते हैं इस प्रकार से। अब चूंकि ये भी 245 कंपनियों में तो ऑब्वियसली बात है वो लोग भी कार्यरत थे। जब कंपनी ही नहीं बची तो जो एडवाइजर लोग थे उनका क्या? तो धारा 12 इस चीज का भी समाधान करती है कि जो नियंत्रित कारोबार के अभिकर्ता होंगे वो निगम के अभिकर्ता होंगे। नियंत्रित कारोबार के अभिकर्ता निगम के अभिकर्ता होंगे। बड़ी महत्वपूर्ण धारा थी। यदि मैं इसी वित्तीय वर्ष में थोड़ा सा पीछे जाऊं तो किलोबैक नाम का एक, लोगों ने इसे राक्षस की तुलना भी करी हुई थी जो बीमा विक्रय से जुड़े हुए हैं। क्या है किलोबैक? ये आ गया है और किलोबैक जैसे ही पॉलिसी में के सेल्स वाउचर जैसे कहते हैं उसमें लिखा आया, लोगों में हड़कंप सा मच गया विक्रय विभाग के लोगों में कि आखिर हम जो बिजनेस करके लाते हैं इसमें हमारा तो कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें ऐसे प्रोविजन दिखाए गए थे जो कि अभिकर्ताओं के हित में नहीं थे। तो अभिकर्ता लोगों ने क्या करा, हर ब्रांच के बाहर जान प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी, बहुत नारेबाजी हुई थी। लोगों ने काम रोका हुआ था कि LIC छोड़ दो, यदि किलोबैक लागू होगा तो हम लोग तो LIC में कार्य ही नहीं करेंगे। तो मैं बताना चाहूंगा कि जब 1956 में LIC ने, जो कि उनके लोग ही नहीं थे, ये तो प्राइवेट कंपनी के अभिकर्ता थे, उनको निराश्रित नहीं होने दिया, उनको आश्रय दिया। तो आप तो सीधे आपको तो सीधे LIC ने रिक्रूट करा है, आप तो सीधे LIC से ज्वाइन हुए, तो आपके साथ अन्याय कैसे हो जाएगा? लिहाजा किलोबैक LIC में लागू नहीं हुआ, लेकिन जो बीमा के विक्रय प्रपत्र होते हैं उनमें लिखा होता है। आगे देखो, और मुझे ये भी पता है क्योंकि आगे हम जब धारा पढ़ेंगे तो धारा 51 में लिखा गया है कि कठिनाइयों को दूर करा जाएगा और लिहाजा जो किलोबैक लिखा भले रहे LIC की पॉलिसियों में शायद ही लागू होगा। तो आप निश्चिंत रहें और जोरदार कार्य करते रहें, लोगों की सेवा में रहें, समर्पित रहें, क्योंकि उनकी सेवा ही हमारा परम कर्तव्य है। और मैं ग्राहकों के लिए भी एक अंत में सूचना देना चाहूंगा कि आप जो एक पॉलिसी लेते हो वो महज एक दस्तावेज नहीं होती। आपकी पॉलिसी लेने से क्या क्या बदलता है मैं आपको वो बताना चाहूंगा। ये संदेश महज ग्राहकों के लिए है। LIC की जो पॉलिसी होती है वो एक पॉलिसी नहीं बल्कि पॉलिसी नहीं होती, ये जो होता है वो एक सपनों का दस्तावेज होता है। सपनों का दस्तावेज। यदि पॉलिसी को सपनों का दस्तावेज कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आपके द्वारा ली गई पॉलिसी आपके कितने लक्ष्यों को साथ देती है ये मैं आगे आपको बताऊंगा।
यदि आप एक पॉलिसी लेते हो तो क्या क्या बचता है? आपकी पत्नी की मांग का सिंदूर, बच्चे अनाथ होने से बच जाते हैं, बूढ़े माँ बाप को आश्रय मिलता है, उनकी दवाइयों का खर्चा LIC पॉलिसी से निकलने लगेगा यदि आपके परिवार में कुछ मिसहैपनिंग होती है तो, या कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जो कि नहीं होना चाहिए था। तीसरा, जब आप आर्थिक संकट में होते हैं उस समय ये संकट मोचक के रूप में आपके समक्ष होती है और यहाँ से आप एक राशि निकाल सकते हैं उधारी के रूप में, और उसको जब आपके पास सरप्लस हो जाए यानी एक्स्ट्रा पैसे आ जाए तो आप उसे जमा कर सकते हैं। इतने फीचर्स आपको LIC में मिलते हैं। आगे में और भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर बात करूंगा। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसको प्यार दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।